हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का है कि जापान ने डिसाइड किया है रिसेंटली इस पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रही थी कि फुकुशिमा वेस्ट वाटर का क्या किया जाए। वेस्ट वाटर यानी जो फुकुशिमा का न्यूक्लियर रिएक्टर था, वहाँ पे जो पानी कूलेंट के तौर पे, कूलिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता था, अब उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेज़ेंट हैं बिकॉज़ ऑफ लीकेज, जो डिज़ास्टर वहाँ पे हुआ। तो अब इस पानी को कहाँ पे फ्लश किया जाए, इसको कैसे डिस्पोज़ किया जाए, क्योंकि अब इस रिएक्टर को डीकमीशन करना है। तो ये पूरी चर्चा चल रही है, तो ये टॉपिक हम पूरा डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो यूपीएससी प्रिपरेशन रिलेटेड, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से देखते हैं। अब यहाँ पे डिसाइड क्या किया जा रहा है, अब 1.25 मिलियन टन्स वेस्ट वाटर है, जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट में कभी था। अब ये सोचा जा रहा है कि इसको पैसिफिक ओशन में भेज दिया जाए, फ्लश आउट कर दिया जाए। और ये $76 बिलियन का प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटी ये जितनी पूरी थी, पावर प्लांट था, इसको अब डीकमीशन करना है, क्योंकि अब इसको रिस्टार्ट नहीं किया जाने वाला है। सो जापानीज़ जो कैबिनेट है, उसने इस चीज़ का अप्रूवल 2021 में दे दिया। और ऐसा नहीं है कि एक साथ ये सारा पानी वहाँ पे डाल दिया जाएगा, फ्लश आउट किया जाएगा। धीरे-धीरे ग्रेजुअली ऑलमोस्ट 30 साल लगा लीजिए, 30 साल के टाइम पीरियड में इसको वहाँ पे खाली कर दिया जाएगा। ये जो आइडिया है फ्लश आउट करने का, ये पहले भी 2016 में भी इसके बारे में बात हुई थी, बट बहुत कंट्रोवर्सी थी इसके आगे पीछे, बिकॉज़ ये जो वाटर रेडियो एक्टिव वाटर हो गया, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पैसिफिक ओशन में। जो पानी है, जो पूरा मरीन इकोसिस्टम है, फिशेस हैं, आपके प्लांट्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, आपका जो सी लाइफ है, उस पे क्या असर पड़ेगा, और जो लोग हैं उनके रोजगार पे इस पर क्या असर पड़ेगा। इसलिए ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी देश इसके लिए इतने खुश नहीं हैं। तो जापान का ये जो डिसीजन है, फ्लशिंग फुकुशिमा वेस्ट वाटर इनटू ओशन, इस पे हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, आपका कमेंट सेक्शन में क्या ख्याल है इस पे, आप मुझे डिटेल में बता सकते हैं, बट लेट्स डिस्कस। फुकुशिमा डिजास्टर क्या था? 2011 में आपने देखा कि एक सुनामी आई, जिससे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आया, जिसका मैग्नीट्यूड 9 था रिक्टर स्केल पे। उस वजह से ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कभी बढ़िया सा चल रहा था, उसकी पावर सप्लाई कट हो गई। जब उसकी पावर सप्लाई कट हो गई, वो सिस्टम रुक गए। कूलिंग सिस्टम जो थे फुकुशिमा डाइची रिएक्टर्स के, जो ओक्यूमा में है, उसको ये पूरा डिजास्टर एक मेजर न्यूक्लियर एक्सीडेंट माना गया, क्योंकि उसके कूलिंग सिस्टम में लीकेज हो चुका था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का। ठीक है, तो ये जो लॉस ऑफ पावर था, इससे कूलेंट सप्लाई भी रुक चुकी थी रिएक्टर्स की। बैकअप सिस्टम्स भी काम करना बंद कर चुके थे। रिएक्टर्स को शट डाउन करना पड़ा। जब शट डाउन किया, तो जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल थे, वो लीक होके प्रेशर वेसल्स में चले गए। राइट, तो यहाँ से आप देखेंगे कि कूलिंग सिस्टम पे इसका इम्पैक्ट पड़ा। वो कंटामिनेटेड हो गया, किससे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो पूरा आपका जो सिस्टम है वही बंद करना पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, और 2011 में ये डिजास्टर हुआ। देखो, इस तरह के डिजास्टर पे पूरी दुनिया पे एक असर पड़ा, क्योंकि जहाँ पे हर कोई न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स अपने इंक्रीज करना चाहता था, तो ये पता चला कि अगर इस तरह का कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, तो कितना ज़्यादा ज़्यादा खतरनाक ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि जिस एरिया में ये रिएक्टर था, अब उस एरिया के आस-पास वाला एरिया जो है, जहाँ कभी लोग आस-पास रहते होंगे, वो टोटली अनइन्हैबिटेबल है। अब वहाँ पे कोई रह नहीं सकता, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट वहाँ पे पानी में, सॉइल में, हवा में, हर जगह फैल गए। पॉपुलेशन तो वहाँ पे अब रह नहीं सकती, कोई चीज़ वहाँ पे ग्रो कर नहीं सकती, टोटली वहाँ पे कोई नहीं रहता। अब जो विंड्स हैं, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल पैसिफिक तक भी लेके गई। इनफैक्ट वहाँ की, अगर आप इकोनॉमी की बात करें, जो फिशरी थी, वहाँ की कमर्शियल फिशिंग थी, लोग वहाँ से फुकुशिमा से जो फिशेज़ बेचते थे, जिनका रोज़गार उस पे डिपेंड करता था, बाकी देशों ने बंद कर दिया कि हम वहाँ से फिशेज़ नहीं लेंगे। क्योंकि आप एनवायरनमेंट में बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि फिशेज़ के थ्रू फूड चेन में ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंटर कर जाएँगे, लोगों में उनकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें उसके बाद जापान को हुई हैं। अब वहाँ पे देखो, इस तरह के वाटर स्टोरेज टैंक्स हैं जहाँ पे इसको रखा गया है, लेकिन यहाँ पे वेपराइज़ेशन का डर है। बट एक चीज़ है, ये भी सोचा गया कि इन टैंक्स में ही इनको पानी को रहने दिया जाए, क्योंकि एरिया जो है आगे पीछे का वैसे भी अनइन्हैबिटेबल है, वहाँ पे कोई रहेगा नहीं, तो इस पानी को यहीं पड़े रहने देते हैं। लेकिन उससे इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, वेपराइज़ धीरे-धीरे अगर पानी होगा, तो एयर के थ्रू
पूरा कंटामिनेशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का फैलेगा। अब यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि जापान ने इस पानी को ट्रीटमेंट नहीं दिया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रिमूव किया जाए, रेडियो एक्टिविटी खत्म की जाए। बिल्कुल ट्रीटमेंट हुई है, लेकिन फिर भी कंसर्न्स हैं। ये जो फ्लश आउट करना चाहते हैं वेस्ट वाटर, इसके साथ कंसर्न यही है कि पैसिफिक के इकोसिस्टम का क्या होगा, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं। बट जापान ये बोल रहा है कि हम एकदम रिलीज नहीं करेंगे, नेक्स्ट 3 डेकेड्स तक रिलीज करेंगे इसको। अब उनका टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है जिन्होंने ट्रीटमेंट किया है, इसका सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा गया है। बट फिर भी काफ़ी पेपर्स में, रिपोर्ट्स में ये बात छपी कि अभी भी उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ट्रीटमेंट के बाद भी, जैसे कि ट्रीटियम लेवल्स जो हैं वो भी अभी उसमें हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन है, राइट। और भी आप प्लूटोनियम ले लीजिए, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी है। तो यहाँ पे आप एक नज़र में ये देख सकते हैं कि इस तरह के 1000 ह्यूज टैंक्स जो हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे ये रेडियो एक्टिव वाटर जहाँ पे रखा गया है। अब साउथ कोरिया ने, जैसे मैंने आपको बताया, बैन कर दिया था कि हम वहाँ से सी फूड इम्पोर्ट नहीं करेंगे, एंड यू नो द रीज़न। अब ट्रीटियम जो है, ट्रीटियम से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि बहुत ईजिली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे ब्लड तक पहुँच जाता है, तो फूड चेन में एंटर करेगा। सो यू शुड नो दैट टेप्को का ट्रीटमेंट इतना भी यूजफुल नहीं रहा है। तो क्या पैसिफिक में अगर ये पानी छोड़ा जाएगा तो उसमें कितना इफेक्ट होगा? बिल्कुल न्यूक्लियर कंटामिनेशन होगा। सो वी डोंट नो कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, फिशेस पे, वहाँ के इकोसिस्टम पे उसका किस तरह से असर पड़ेगा। लोगों का रोजगार तो जाएगा, एटलीस्ट जो उस पर कमर्शियल फिशिंग पे डिपेंड करते हैं। बट जापानीज गवर्नमेंट साइंटिस्ट ये चीज़ का बोल रहे हैं कि इनकी हाफ लाइफ होती है, जो भी आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, आइसोटोप्स हैं, दे हैव अ हाफ लाइफ। सो जो टाइम इट टेक्स फॉर इट्स क्वांटिटी टू बी हाफ थ्रू रेडियो एक्टिव डिके, तो धीरे धीरे जब तक पानी फ्लश आउट किया जाएगा, रेडियो एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, जो कि इफेक्ट नहीं करेगी, ऐसा कहा जा रहा है कि हम एकदम फ्लश आउट नहीं करेंगे। यही रीज़न है कि रेडियो एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी। और इनफैक्ट IAEA, जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, फरवरी में वो 2020 में फुकुशिमा विजिट उन्होंने किया, उन्होंने भी कहा कि टेक्निकली ये बात सही है अगर पानी को फ्लश आउट किया जाए, लेकिन जो टाइमलाइन इन्होंने बताई है उस टाइमलाइन के साथ साथ। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे इसका क्या इम्पैक्ट है? कोई भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है तो ग्लोबल रिपरकशंस उसके आपको देखने को मिलते हैं। अब हर कोई थोड़ा थोड़ा तो डर गया है इस एक्सीडेंट से, क्लीन एनर्जी पावर की तरफ जा रहा है। बट स्टिल जापान की भी अगर आप बात लें, फॉसिल फ्यूल्स के प्राइसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, तो हर कोई न्यूक्लियर पावर को बढ़ाना चाहता है। अब जापान पे तो काफ़ी इसका असर पड़ा। 30% उनकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट से हो रही थी 2011 में, 2022 तक वो 5% हो गई। वो फिर से अपने काफ़ी सारे प्लांट स्टार्ट करना चाहते हैं। इंडिया की भी अगर बात करें, हम लोग भी अपने न्यूक्लियर कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि एक इंडियन क्लाइमेट एक्शन गोल्स को पूरा करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट रास्ता है हमारे लिए। बट अगेन ये जो कंसर्न्स हैं वो साथ रहेंगे कि नेचुरल कैलेमिटी के लिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि किस तरीके से एक डिज़ास्टर होने से हम लोग बचा सकते हैं जब सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं है। जापान को भी फ़िलहाल अपनी रेपुटेशन की बहुत टेंशन है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो किस तरह से ट्रीटेड वाटर, क्योंकि वेस्ट वाटर है बट उन्होंने ट्रीट किया है, वो अब इसको रिलीज़ करेंगे, डीकमीशन करेंगे। सो रेपुटेशनल इम्पैक्ट भी पड़ेगा, क्या मेथड वो इसमें अपनाते हैं। सो ये देखने वाला होगा कि आने वाले समय में क्या होगा। सो बाकी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट इसीलिए ही है कि आपको डिजास्टर फुकुशिमा का मालूम होना चाहिए, इकोसिस्टम पे इसका क्या असर पड़ेगा, फिर रेडियो एक्टिविटी से क्या असर है। यू नो इट इज़ हार्मफुल रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, बट देन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, क्योंकि फूड चेन में एंटर करेगा, क्यों साउथ कोरिया ने सी फूड लेना फुकुशिमा एरिया से बंद किया। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे लगते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। 20% ऑफ चल रहा है, दिस इज द ह्यूज डिस्काउंट। आप मेरा कोड यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हैं। वीरो यूपीएससी इज़ द कोड। कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस भी अब हमारे चल रहे हैं। 3 अप्रैल से सेकेंड बैच शुरू हो रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पाथफाइंडर के साथ प्रीलिम्स की रिवीजन कर सकते हैं। देन इन केस आपको पॉकेट पे बर्डन ज़्यादा लगता है, आप EMI पे भी कोर्सेज ले सकते हैं। EPFO का कोर्सेज जो है वो शुरू है 1800 से। सेम कोड वीरो यूपीएससी यूज़ करके आप ये भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।